जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के सबसे लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल इशू। यानी इन्वायरमेंटल इशू में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं चैप्टर के लास्ट में, वो सारा क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा और ये बताया जाएगा इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे बोर्ड में आ सकते हैं। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, सेंट्रल बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से हो, यही जिस अगर आपका सिलेबस एनसीईआरटी है तो यही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके मैक्सिमम चांसेस है आने की, वो बता दिया जाएगा। उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है। आप अगर इस तरह करते हैं तो आपका नंबर बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, यानी कि बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। हम इसी तरह सारा चैप्टर का बायोलॉजी का सारा चैप्टर का क्वेश्चन कराएंगे, साथ में केमिस्ट्री का भी कराएंगे, उसके बाद फिजिक्स का भी कराएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। आपको वहाँ पे सारा पीडीएफ मिल जाएगा, शॉर्ट नोट मिलेगा और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो व्हाट आर द वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज का वेरियस कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है। डिस्कस द इफ़ेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज ऑन अ रिवर, यानी कि डोमेस्टिक सीवेज में क्या क्या होता है और ये जो रिवर में जाता, नदी में जाके गिरता है, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा वो देखेंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जो है इसका आंसर राइटिंग कैसे करना है देख लीजिए। जैसे डोमेस्टिक सीवेज कंटेन्स 4 काइंड्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़, इसमें 4 तरह के इम्प्यूरिटी होंगे। क्या क्या होगा, सस्पेंडेड सॉलिड होगा, कोलाइडल पार्टिकल्स होगा, डिजॉल्व सॉलिड्स होगा एंड पैथोजेंस होगा। जो सस्पेंडेड सॉलिड है उसको क्या बोलेंगे, जैसे सिल्ट हो गया, सैंड हो गया, ये सारे क्या है, यानी मिट्टी वगैरह की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे कण की बात कर रहा हूँ मैं, सॉइल के पार्टिकल, ये क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड है। यानी कि दे आर सॉलिड पार्टिकल्स सच एज सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, ये सारे सस्पेंडेड पार्टिकल हैं। दूसरा है कोलाइडल पार्टिकल्स। क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स, दे आर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स सच एज फीकल मैटर, बैक्टीरिया, पेपर एंड क्लॉथ, ये सारे क्या कोलाइडल पार्टिकल्स है। क्या क्या है, फीकल मैटर जिसको मल बोलते हैं, बैक्टीरिया हो गया, पेपर्स हो गया एंड क्लॉथ हो गया। नेक्स्ट है डिजॉल्व सॉलिड्स। तो डिजॉल्व सॉलिड में क्या क्या आएगा, दे आर नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, अमोनिया, सोडियम, कैल्शियम एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, ये सारे क्या है, डिजॉल्व सॉलिड है, आपको याद करना है। उसके बाद पैथोजेंस की बात कर रहा हूँ। पैथोजेंस है डोमेस्टिक सेवेज हैज पैथोजन ऑफ वेरियस डिजीजेज। तो कौन कौन से डिजीज़ के, जैसे कि टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, डिसेंट्री हो गया, डायरिया हो गया, ये सारे जो डिजीज़ है जिस पैथोजेन से हो रहा है वो वाटर में मिलेगा। यानी कि डर्टी वाटर से ही ये सारी बीमारियां फैलती है, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज है। उसके बाद बोलता है इफ़ेक्ट क्या है इसका, इफ़ेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज ऑन अ रिवर, यानी कि सीवेज को जब रिवर में फेंकते तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है रिवर में। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट है कि यूट्रोफिकेशन। क्या होता है कि धीरे नेचुरल प्रोसेस है, यूट्रोफिकेशन क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे गड्ढे का भर जाना। बात समझे, ये डिटेल में आप पढ़े होंगे, कहाँ जहाँ भी पढ़े होंगे आप, मतलब जिस तरह का भी कोचिंग में पढ़े होंगे वहाँ पे यूट्रिफिकेशन के बारे में बताया गया होगा और ये भी बताया होगा ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। एक तरह से मान लो कोई गड्ढा आता है, वो धीरे धीरे बहुत समय बाद क्या होता है, वो भर जाता है, वही यूट्रिफिकेशन होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका डिफिनेशन भी याद रखेंगे, जहाँ पे आप कॉपी में लिखे हैं उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यानी कि जो डिजॉल्व क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स में जितने भी क्या था, बैक्टीरिया था, वो जाके कहाँ पे गिरा, रिवर में गिरा, तो वहाँ पे वो ग्रोथ होगा कि नहीं होगा उसका, तो ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। उसके बाद लिखा है एजिंग ऑफ रिवर वेयर स्लाइड एंड डिकेइंग मैटर्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ऑफ फॉलिंग रिवर। तो यह क्या होगा, एजिंग की बात कर रहा है, ये भी आप पढ़े होंगे। उसके बाद लिखा है इंक्रीज इन बीओडी, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। अरे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्यों बढ़ेगा,
क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, यानी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगा। यानी गंदा पानी में ऑक्सीजन बीओडी ज़्यादा होता है और साफ पानी का बीओडी कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरा और फन्ना, यानी सारा फ्लोरा और फन्ना जितने भी हो उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। आपको इस तरह से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, लिस्ट ऑल द वेस्ट दैट यू जनरेट एट होम, स्कूल और ड्यूरिंग योर ट्रिप्स ऑफ अदर प्लेसेस। could you very easily reduce the generation of these waste, which would you difficult or rather impossible to reduce। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कभी भी, ठीक है। फिर भी ये हम इसका आंसर राइटिंग कर लिए हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं इस तरह का क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम सिर्फ पढ़ेंगे, उसको समझाएंगे, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं पढ़ना, ठीक है। आपको पढ़ना है एक बार। ये वाला क्वेश्चन मारो वीवीआई, जितना वीवीआई मार सकते हो कम है, यानी ये तो केमिस्ट्री में आएगा, नहीं तो बायो में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसीलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द काउजेस एंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग दैट मेजर नीड टू बी टेकन टू कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग। यानी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या है, काउज क्या है, एंड इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं करना। आपको इग्नोर नहीं करना है तो नहीं करना है, इसको पढ़ना है, जैसे भी याद कर लेना है। ये पूछेगा इस बार, ठीक है। हम बोल रहे हैं पूछेगा, मतलब पूछेगा। इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैज रिजल्टेड अ रेज ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बाई 0.6 डिग्री। तब क्या बोलेंगे इसको, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इन डाई 20th सेंचुरीज। उसके बाद लिखा है दिस हैज़ बिन कन्फर्म बाई इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिकल चेंज IPCC, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखेगा, IPCC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिकल चेंज। इन इट्स रिपोर्ट इन 1991 एंड 1992 दिस प्रिडिक्टेबल चेंज इन नियर फ्यूचर में इफेक्ट क्लाइमेट। यानी 0.6 डिग्री यानी ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, इससे क्या होगा, फ्यूचर में जो है क्लाइमेट में चेंज आएगा। उसके बाद बोल रहा है तो इसमें क्या आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होगा कि पोलर आइस जो है वो पिघल जाएगा। तो पोलर आइस पिघलने के बाद वो सारे वाटर जो है कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा। तो समुद्र का सी लेवल जो है बढ़ेगा, नहीं सी लेवल बढ़ेगा, यही चीज़ बोल रहा है। जब सी लेवल बढ़ेगा तो उसके रेंज में जितने भी रहने वाले लिविंग विंग हैं वो तो सारे इफेक्ट करेंगे उस पर। वहाँ पे क्या वो डूब जाएंगे, या तो उसको छोड़ के भागना पड़ेगा वहाँ से। यही को यहाँ पे बताया गया, इसी को बताया गया है। देखो क्या बताया गया कि दिस प्रिडिक्टेबल, यहाँ लिखो दिस प्रिडिक्टेबल चेंज इन, क्या लिखा, दिस प्रिडिक्टेबल चेंज इन फ्यूचर में अफेक्ट क्लाइमेट, सी लेवल, रेंज ऑफ स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद फूड प्रोडक्शन एज वेल एज फिशरी रिसोर्सेज इन ओशियन, सारे पे इफेक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है। उसके बाद है काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्या काउज है, क्यों होता है, ठीक है। तो इसको आपको एकदम याद करना, जैसे लिखा क्या है वैसे याद कर लीजिएगा। चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, यानी ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। उसके बाद इंक्रीज ऑफ ऑटोमोबाइल एंड यूज ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, कहने का मतलब है कि ऑटोमोबाइल यूज़ करेंगे तो वहाँ से भी गैस निकलेंगे, उससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर को गर्म करेगा, ठीक है। और फॉसिल्स फ्यूल से भी गैसेस निकलते हैं, उससे भी क्या होंगे, यानी हार्मफुल गैस निकलते हैं, वो भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगा। उसके बाद देखा डिफॉरेस्टेशन एंड चेंज इन लैंड यूजेस, मतलब डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को काट देना, फॉरेस्ट को कट कर देना। फॉरेस्ट को कट कर देंगे तो क्या होगा बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो क्या होगा बताइए, एटमॉस्फेयर में जो है गर्मी ज़्यादा होगी, तो उससे क्या ग्लोबल वार्मिंग होगा।
उसके बाद CFC एंड एरोसोल इमिशन फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एंड एरोप्लेन, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट बहुत है 4 नंबर। उसके बाद देखो इंक्रीज पार्टिकुलेट मैटर इन लोअर एटमॉस्फेयर, इंक्रीज पार्टिकुलेट मैटर इन लोअर एटमॉस्फेयर। इस तरह से ये काउज है, 5 काउज याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसका इफेक्ट देखो, इफेक्ट क्या लिखा हुआ, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। पहला इफेक्ट CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट मैनी स्पेसीज ऑफ प्लांट बीइंग सेंसिटिव टू टेम्परेचर विल डाई with sudden rise in temperature and their place will be taken over a scrub vegetation। मतलब क्या हुआ, ऐसे प्लांट जो क्या सेंसिटिव है किससे, टेम्परेचर से, तो वो तो मरेंगे ही मरेंगे, यही चीज़ लिखा है। उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, राइज इन सी लेवल बढ़ जाएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रॉथ यानी सूखा आना, फ्लड आना। उसके बाद एरप्शन ऑफ प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। उसके बाद लिखा चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, चेंज इन रेनफॉल पैटर्न याद रखेंगे। उसके बाद देखो मेथड दैट कैन रिड्यूस द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस आर, जो रिसाइकल क्या लिखा है, रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय लिमिटिंग द यूज ऑफ फॉसिल्स फ्यूल बाय एडॉप्टिंग अल्टरनेटिव रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, से विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि ग्रीन हाउस को गैस को कम करने के लिए यानी इसका इमिशन कम करने के लिए क्या करेंगे, फॉसिल्स फ्यूल कम यूज करेंगे। हम ज़्यादातर यूज करेंगे क्या, जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे विंड एनर्जी हुआ, सोलर एनर्जी हुआ, इसका यूज करेंगे। इससे क्या होगा, गैस का इमिशन कम होगा, गैस का इमिशन कम होगा तो एटमॉस्फेयर गर्म कम होगा तो लॉस भी कम होगा। उसके बाद है दूसरा इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर मेनली द फॉरेस्ट फोटोसिंथेटिक यूटिलाइजेशन ऑफ CO2। मतलब क्या हुआ, हम फॉरेस्टेशन करेंगे, फॉरेस्टेशन उसका उल्टा है, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ था, वह फॉरेस्टेशन मतलब पूरा तरह से क्या करेंगे कि जहाँ पे जितने भी ये है खेत को तो नहीं कर सकते क्योंकि जिएंगे भी कैसे, जितने भी रोड है, रोड के साइड में क्या करेंगे, प्लांटेशन कर देंगे। उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन यूटिलाइज कर जाएगा, तो ऑक्सीजन जब यूटिलाइज होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कम होते जाएगा। जब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कम होते जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग घटेगा। मतलब क्या होगा, इससे ये होगा कि फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा तो टेम्परेचर डाउन होगा थोड़ा सा, ठीक है, टेम्परेचर डाउन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। उसके बाद है मिनिमाइजिंग द यूजेज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर रिड्यूसिंग द NO2, ठीक है, N2O। उसके बाद डेवलपिंग सब्सटीट्यूट द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा याद करना है। उसका देखो सबसे पहले क्या याद करना है, इसका जो ये होता क्या है वो देख लेंगे, काउज देख लेंगे, उसके बाद इसका इफेक्ट देख लेंगे, बस। अब है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्या क्वेश्चन है कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर क्या है, उसके बाद लैंडफिल इमरफब क्या है, वो सारा देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ, आंसर से मिलान कर लीजिएगा। अब लिखा है राइट द क्रिटिकल नोट्स ऑन द फॉलोइंग इरप्शन, जैसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एंड वे ऑफ इट्स रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ सारा इंपॉर्टेंट है, VBI इसमें में, और ये वाला क्वेश्चन भी है हमारे, ये सारा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देखो क्या है, इरप्शन पहले देखते हैं, क्या यूट्रिफिकेशन क्या होता है वो देखते हैं पहले। इट इज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अलगी, तुम आपको पहले बोल चुके थे वहाँ पे, इससे पहला वाला क्वेश्चन पे यूट्रोफिकेशन डिफिनेशन पूछता है। अगर आपको डिफिनेशन नहीं पता है, नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ देख लीजिए। इट इज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अलगी प्लांट एंड एनिमल इन वाटर बॉडी ड्यू टू न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट particularly with nitrogen phosphorus. It is both natural and accelerated. It leads to loss of biodiversity and causes chemical accumulation in a food chain and aging of water body. इस तरह से इसका डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बोला इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ परसिस्टेंट chemical at the successive trophic level is called eutrophication.
दिस हैपन बिकॉज एज अ टॉक्सिक सब्सटेंसेज accumulated by the organism cannot be metabolized or excreted as it is thus passed to next trophic level, यानी DDT। जैसे देखो DDT का छिड़काव करते हैं, छोटी मछलियाँ उसको खा लेती है, तो क्या होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता वहाँ पे, तो वो फिर उसमें जमा होता है, जाके एक्यूमुलेट होता है। फिर उस छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगा तो बड़ी मछली में वो एक्यूमुलेट होगा। इस तरह से बड़ी मछलियाँ जब बहुत सारी छोटी मछली को खाए तो बहुत ज़्यादा उसका जमा हो गया, ठीक है। जब बड़ी मछली को हम लोग खाएंगे तो फिर वो क्या, नहीं सॉरी, हम लोग नहीं खाते, पहले उसको कौन खाएगा, बर्ड्स खाया, मान लिए NCERT का लाइन है, बर्ड्स खाया, तो बहुत सारे मछलियों को खाएगा तो इस तरह क्या हुआ, वो जमा होते गया, वो कभी डाइजेस्ट नहीं होता है, ना ही वो बाहर निकलता है, तो उससे क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट काउज करता है, ठीक है। यानी एक ट्रॉपिक लेवल में कम था, दूसरे ट्रॉपिक लेवल में बढ़ेगा, तीसरे ट्रॉपिक लेवल में बढ़ेगा, चौथे ट्रॉपिक लेवल में और बढ़ेगा, यानी ट्रॉपिक लेवल से कंसंट्रेशन उसका बढ़ते जाएगा, कंसंट्रेशन उसका बढ़ते जाएगा। तो बताइए उसको हार्मफुल इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसीलिए DDT को बैन कर दिया है, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। उसके बाद है ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एंड रिप्लेसमेंट। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन इज अ टर्म often defined as long term was water level decline caused by sustained ground water pumping as is a key issue associated with the groundwater issue। उसके बाद देखो क्या लिखा है कि मैनी एरिया ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसिंग ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, मतलब जो वाटर हम लोग निकालते हैं पीने के लिए उसी को ग्राउंड वाटर बोलते हैं, ठीक है। वो वाटर धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, यही बात बोल रहा है इसमें। आखिर क्यों हो रहा है देखते हैं। द मोस्ट सीवियर कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्सेसिव ग्राउंड वाटर पंपिंग इज दैट द वाटर टेबल बिलो विच द ग्राउंड वाटर इज सैचुरेटेड with water can be lowered if groundwater level decline too far, then the well owner might have to deepen the well, drill a new well or at least attempt to lower the pump। अब देखो यहाँ पे वाई ओजोन होल फॉर्म ओवर अंटार्कटिका एंड हाउ विल इन्हांस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इफेक्ट यूजेस। ओ भाई साहब, ये भी इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब समझ लो यही क्वेश्चन आ जाएगा, जिसे ग्लोबल वार्मिंग वाला हुआ जिस तरह इम्पोर्टेंट है उसी तरह ये वाला भी, ओजोन होल वाला भी इम्पोर्टेंट है। इससे एक ना क्वेश्चन तो आना ही है, ऑब्जेक्टिव में डाले या सब्जेक्टिव में डाले, ये वाला क्वेश्चन तो आएगा बोर्ड में, ठीक है। एक बार पढ़ के सुना देते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेनली रिलीज इन द एटमॉस्फेयर बाय द डेवलप्ड कंट्री स्लोली इंटर द स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर कहाँ पे होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। एंड द विंड मूव देम टुवर्ड द पोल। Environmental condition revealing the Antarctic during the winter month, क्या लिखा, winter month, there is no sunlight in Antarctica and extremely low temperature -85 degrees Celsius facilitate the formation of ice cloud during winter। natural circulation of wind यानी polar vortex completely isolated Antarctic air from the rest of the world। ये वाला पॉइंट पढ़ लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा। द आइस क्लाउड प्रोवाइड द कैटालिटिक सरफेस ऑफ द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन एटम्स एंड देन ओजोन, बट दिस डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन अकर्स विद द रिटर्न ऑफ सोलर रेडिएशन इन द अंटार्कटिका ओवर द मोस्ट ऑफ द अंटार्कटिका ड्यूरिंग स्प्रिंग की बात कर रहा है, सितंबर अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। दिस रिजल्ट इन थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर every years, ठीक है, over most of the Antarctica। this disappearance of summer due to warming up and of air and maximize up Antarctic air with that of the rest of the world। enhanced ultraviolet radiation on earth would affect human and other animals by causing cancer, skin cancer, blindness and increase the chance of cataract in eye एंड उसका मल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, हायर नंबर ऑफ म्यूटेशन। सिंपल सी बात है, ओजोन होल उसको बोलते हैं। देखो अगर ओजोन लेयर गैस है, इस तरह का लेयर बना हुआ, गैस का एक बड़ा लेयर बना हुआ है, ठीक, इस तरह बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है,
ठीक है। होता क्या है समय के साथ यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लेयर जो है ये मोटा था, ये पतला हो गया, इस तरह से पतला हो गया लेयर, ये पूरा एकदम थीन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो इतना मोटा लेयर है ओजोन का। ठीक है, यहाँ पे थीन हो गया एकदम। ठीक है, ये कहाँ पे, अंटार्कटिक रीजन में। जब ये थीन हो गया है, ये जो लेयर थीन हो गया, ये वाला लेयर यहाँ पे थीन हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो ये लेयर पतला जो हो गया, थीन हो गया है, यहाँ पे ये थीन हो गया ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं ओजोन होल। बस, और ओजोन होल कहाँ पे है, तो है अंटार्कटिक में। ठीक है, उसका ये भी याद रखेंगे कौन सा लेयर पे होता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में। बस क्लियर है। क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन एंड कम्युनिटीज़ ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको ये इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट तो है, थोड़ा बहुत नहीं, ये भी पूछने की संभावनाएं है। अमृता बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन क्या लगता है, प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। द बिश्नोई कम्युनिटी इज नोन एज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद नेचर। It was 1730 AD. Amrita Devi protested against king's men attempted cut tree as it was prohibited in a Bishnoi religion. It was a party of Maharaja Abhay Singhai, ruler in जोधपुर। ठीक है, स्टेट हु वांटेड टू। अच्छा देखो, इतना हम नहीं पढ़ते, हम तुम आपको बता देते हैं। हुआ क्या था, यानी जोधपुर के जो राजा थे वो क्या कर रहे थे, पेड़ को कटवा रहे थे, पूरा जंगल साफ कर दिया जा रहा था। तो बिश्नोई फैमिली वाले जितने भी थे, अमृता बिश्नोई फैमिली वाले, ठीक है, यानी बिश्नोई कम्युनिटी वाले जितने भी लोग थे, उन्होंने क्या किया कि पेड़ को बचाने के लिए क्या कर रहा था कि पेड़ के साथ वो लोग चिपक जाता था। पहले तो मना किया राजा को, जो ये पेड़ मत काटो, क्योंकि हमारा जीवन यापन इसी से होता है। जब राजा नहीं माना तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। कैसे प्रोटेस्ट किया कि अगर पेड़ को काटेंगे तो पेड़ से पहले हमको काटना पड़ेगा। कैसे, तो वो क्या करता था, पेड़ के साथ चिपक जाता था। जब पेड़ के साथ चिपक जाए तो भाई पेड़ कैसे काटेगा, लेकिन राजा माना नहीं। वो लोग को डराने धमकाने के लिए बहुतों को पेड़ के साथ ही काट दिया। ठीक है, तो फिर बाद में वो मान गया राजा, लास्ट में मानना पड़ा। ठीक है, तो इसी को बोले थे चिपको मूवमेंट। क्या बोलेंगे, इसी को चिपको मूवमेंट बोलते थे। उसका लगेगा लेटर चिपको मूवमेंट। यहाँ पे देखो, लेटर चिपको मूवमेंट, यहाँ पे चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन आ सकता है, चिपको मूवमेंट कौन स्टार्ट किया था, सुंदरलाल बहुगुणा। अदर टू प्रिवेंट कटिंग द ट्री, द पीपल सोड इनॉर्मसली ब्रेविंग द प्रोटेक्टिंग ट्री फ्रॉम द एक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। बस, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, उसके कॉन्ट्रैक्टर से बचने के लिए। बस हो गया, इसका कहानी खत्म। उसके बाद लिखा, डिस्कस द ब्रीफली फॉलोइंग रेडियो एक्टिव वेस्ट, डिफ़िकल्ट शिप एंड इलेक्ट्रिक वेस्ट, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह रेडियो एक्टिव वेस्ट, देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो सारा पढ़ेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद देखें क्या है, उसके बाद है कि व्हाट इनिशिएटिव वेयर टेकन फॉर प्रोड्यूसिंग वेहिकुलर एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, हैज़ एयर क्वालिटी इम्प्रूव इन दिल्ली। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, डिस्कस ब्रीफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस, कैटालिटिक कन्वर्टर, अल्ट्रावायलेट रे। ये सारा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्टिव में आ भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन उठा के डाल देगा, तो इसलिए एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे ग्रीन हाउस गैस में क्या है, CO2 है, CH4 है, CO2 है, CH4 है। ये देखो ग्रीन हाउस गैस, CO2 है, CH4 है, उसके बाद N2O है, NCFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका इफेक्ट क्या होता है ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, हम चलो ग्रीन हाउस को थोड़ा पढ़ के समझा देते हैं। बोला है गैसेस, यहाँ से देखो, गैसेस दैट ट्रैप द हीट ऑफ सन इन द अर्थ एटमॉस्फेरिक इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ऐसा गैस जो सन के गैस को, यानी कि सन के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर को बढ़ाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस गैस बोलेंगे। जैसे CO2 हो गया, मीथेन हो गया, N2O हो गया, CFC हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला है, ये सारा गैस याद कीजिएगा। ठीक है, ये सारा ये देखिए आते। उसके बाद लिखा है, उसके बाद क्या है कि ग्रीन हाउस हो गया, इन द अब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस
द टेम्परेचर ऑफ अर्थ वुड बी डाउन -18 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लिए ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी तो अर्थ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना, -18 डिग्री सेल्सियस। ये एक सेकेंड, -18 डिग्री सेल्सियस। उसका दिखा द इफेक्ट, द नेट इफेक्ट ऑफ हायर GHS विल बी डेंजरस। ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहा है, डेंजरस। तो क्या इफेक्ट है इसका कि मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप एंड माउंटेन स्नो कैप रिजल्टिंग इन राइजिंग ऑफ सी लेवल एंड थ्रेटनिंग अ सबमर्ज ऑफ मेनी आइलैंड एंड कोस्टल एरिया। यानी सी लेवल का एरिया बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, जितने भी आइलैंड है वो क्या डूब जाएंगे, और उसके बगल अगल बगल में रहने वाले एरिया जो कोस्टल एरिया है वो भी डूब जाएंगे। उसके बाद लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है कि ओड क्लाइमेट चेंज लाइक E1 नैनो इंक्रीज द फ्लड ऑफ और एंड ड्रॉथ। मानी कि E1 नैनो इफेक्ट किससे रिलेटेड है, तो ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है, याद रखिएगा। कैटालिटिक कन्वर्टर है जो क्या है, रिड्यूस करता है क्या, पॉइजनस गैस को। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह से क्या करेगा, वो इमिशन करेगा। उसके बाद है अल्ट्रावायलेट, ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत है कि अल्ट्रावायलेट बी क्या करता है, स्नो ब्लाइंडनेस करता है। देखो, अल्ट्रावायलेट बी इज़ वन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ इनविजिबल लाइट रे गिवन ऑफ बाय सन। अल्ट्रावायलेट बी पेनिट्रेट द ओजोन लेयर इन attenuated form and reaches the earth. This is more ever equated than pole due to thinning of ozone. यानी ज़्यादा आपको अल्ट्रावायलेट कहाँ निकला हुआ दिखेगा, पोलर रीजन में। क्यों, वहाँ पे थिन होता है ओजोन लेयर, और आपको इक्वेटर पे नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ ओजोन लेयर मोटा होता है। वो ओजोन सेल ओवर द इक्वेटर बोलेगा दिस, यहाँ से इट काउज स्किन कैंसर, रिड्यूस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन फाइटोप्लैंक्टन, रिड्यूस डाइवर्सिटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। इस तरह से आप सारा देख लीजिएगा। तो यहाँ तक होता है सारा कंप्लीट। तो आपको क्या करना है, करना यही है, जितना इतना इम्पोर्टेंट बताए हैं याद कर लेना है। जो सीरियस है बोर्ड के एग्ज़ाम को लेके, देखो बोर्ड का एग्ज़ाम लाइफ में एक ही बार आता है, दूसरी बार आएगा नहीं। ठीक है, इसीलिए आप उसको थोड़ा सा अच्छा से पढ़िएगा। पता चले कि बोर्ड का एग्ज़ाम को ऐसे तैसे कर लिए, नीट का तैयारी कर रहे हैं, अब बोर्ड ख़राब चला गया, फिर ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये बोर्ड का एग्ज़ाम लाइफ टाइम रहेगा, नीट का पता नहीं नीट का क्या होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।